हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। हम यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंजिंग सीरीज लेकर आए हैं, जिसका मकसद ये है कि आप सबसे कम से कम समय में 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं। यदि आपका आंसर आता है तो आप तुरंत से तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें, जिससे और मैं पता चले कि आपने आंसर 5 सेकंड या 10 सेकंड में दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर 5 से 10 सेकंड में हो जाने की संभावना सभी क्वेश्चनों की हैं। इस सीरीज़ का मतलब ये है कि जो भी इसमें क्वेश्चंस एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बेहतर हैं। यहाँ पर इस चैनल पर मैथ पढ़ने का बस एक यही फ़ायदा है कि यहाँ पर बिना ट्रिक, बिना फॉर्मूले के मैथ को सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ को यहाँ पर रटना नहीं है, बस यहाँ पर चीज़ों को सीखना है। उनको कैसे चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जाता है, उसको बेहतर तरीके से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का हो या किसी भी चैप्टर का हो, कोई भी मैथ में किसी भी चैप्टर का हो, बिना ट्रिक के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है हमारा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो भी कह रहा होगा आप उसको करेंगे। यहाँ पर चैलेंज सीरीज़ में हम आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, और यदि बेसिक डिटेल में यदि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज़ 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वह किसी बिंदु के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। 2 मिनट बाद यह 45 अंश हो जाता है, तो जहाज़ की चाल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक फिगर बना लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। यह है 1500 मीटर की ऊंचाई है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई है जहां पर ये जहाज़ यहाँ पर उड़ रहा है, और किसी एक बिंदु के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। किसी एक बिंदु के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। फिर 2 मिनट के बाद मतलब ये जहाज़ अभी यहाँ पर था, तब 30 अंश का कोण बना रहा था किसी बिंदु के साथ। फिर 2 मिनट के बाद मान लो ये जहाज़ चलकर अभी यहाँ पे आ गया होगा, इस जगह पे। ठीक है, अब ये जो जहाज़ है इस जगह पे आ चुका होगा। यहाँ पर ऊंचाई तो उसकी 1500 ही मीटर है। ठीक है, अभी ये जहाज़ इस जगह पर आ चुका है 2 मिनट के बाद। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 मिनट के बाद। अब ये जो जहाज़ है, अब यहाँ पर 2 मिनट के बाद 45 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। कितने का बनाता है? 45 अंश का उन्नयन कोण बनाता है उसी बिंदु के साथ। कितने का बनाता है? 45 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। तो अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो जहाज़ है, जहाज़ की चाल बतानी है। जहाज़ की क्या बतानी है? चाल। आपको चाल की यूनिट पता होंगी, एक मीटर प्रति सेकंड होती है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, वो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में आपको तुरंत की तुरंत आंसर देना है। ठीक है, चलो अच्छा समझते हैं। यहाँ पर 30 अंश है, तो 30 अंश से यहाँ पर सभी हमारे स्टूडेंटों को पता होगा कि 30 अंश है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये कितनी हो जाती है? √3 हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है √3 हो जाती है, और इस लंब की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाती है। ठीक है, अब ये जो 45 अंश है, 45 अंश से इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किसका मान हो जाएगा? ये आधार है यहाँ तक, ये 45 अंश का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाती है। इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1 पार्ट हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये और ये वैल्यू आपस में सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई? 1500। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इस पार्ट की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इस पार्ट की वैल्यू हम कैसे जानेंगे? तो यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है? √3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 है, और इतनी वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ पर ये जो शेष वैल्यू होगी वो कितनी होगी? √3 - 1 होगी। कितनी होगी? √3 - 1 होगी। और यही जो दूरी है इसने 2 मिनट में तय की है। ये वाली जो दूरी है इसने 2 मिनट में तय कर ली है। ये वाली दूरी इसने कितने मिनट में तय की है? 2 मिनट में।
ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक पार्ट की वैल्यू आपको मिल चुकी है, एक पार्ट की। तो आगे देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1500। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 1500। ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 1500 है। तो यहाँ पे √3 - 1, √3 - 1, तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 √3 - 1 कितनी हो जाएगी 1500 √3 - 1। ये आपकी डिस्टेंस निकल कर आ गई। क्या आ गई डिस्टेंस, जो कि इसने 2 मिनट में तय की है। अब 2 मिनट में अभी आपको पता है इसकी हमें चाल निकालनी, जहाज़ की क्या निकालनी चाल। तो चाल आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितनी है आपकी 1500 √3 - 1 और बटे में समय कितना है, समय 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। इसको आप काट देंगे, काटने के बाद इसको आप काट दो, 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 50 और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 25। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/2 √3 - 1, √3 - 1 आपका ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड में। किस में आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए दूध और पानी का मिश्रण 7:5 में। मान के चलो कोई एक बीकर है जिसमें दूध और पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है दूध और पानी, जिसमें जो मिश्रण है वो कितने में है 7:5 में भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं मिल्क और वाटर का जो मिश्रण है वो कितना है 7:5 में है। ठीक है, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 9 लीटर इससे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर चाहे आप 9 लीटर निकालें, चाहे आप जितना भी निकालें 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर जितना भी निकालेंगे वह 7:5 में ही मिश्रण निकलेगा। कितने में निकलेगा 7:5 में ही निकलेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमने 9 लीटर निकाला है। कितना निकाला है 9 लीटर, जिसमें 7:5 में ही मिश्रण निकलेगा बाहर। ठीक है, मतलब मिल्क की जो क्वांटिटी होगी और पानी की जो क्वांटिटी होगी वो 7:5 में ही बाहर जाएगी। तो अभी यहाँ पर आगे क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे ही हमें आगे उसको समझते जाना है। आगे देखिए, आगे लिखा है पानी मिला दिया जाता है हाँ देखो यहाँ पे 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो यह नया अनुपात 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। आपको बेहतर तरीके से ये समझना है कि जब इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया था तो दूध और पानी 7:5 के रेशियो में ही बाहर निकला होगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दूध कितना निकला होगा, ठीक है, और पानी कितना निकला होगा। लेकिन यहाँ पर जब इसने सेकंड टाइम में यहाँ पर पानी ही मिलाया है, इसने क्या किया है यहाँ पर मिश्रण को निकालकर इसने सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया है। कितना पानी मिलाया है, और इसने कुछ नहीं किया। और पानी कितना मिला दिया 9 लीटर। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी होगी इस बीकर की, इस क्वांटिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसने 9 लीटर मिक्सचर निकाला था और 9 ही लीटर इसने मिला दिया। तो इसकी क्वांटिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि इनकी जो क्वांटिटी होगी इस बीकर की वह तो बराबर ही होनी चाहिए, वह उसकी क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो क्वांटिटी पहले कितनी थी 7:5, मतलब हमने यहाँ पर कितना 12, और यहाँ पर अगर इसका यही रेशियो है और उसी रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी को कितना मान लेंगे 12। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होगी 16। कितनी होगी 16। तो इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट वही रहेगी जो कि इस बीकर में पहले भरी हुई थी। तो यहाँ पर पहले भरी हुई थी तो इसकी क्वांटिटी को मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 3 का। तो 12 चौको 48। तो इसका मतलब है कि अगर स्टार्टिंग में यदि क्वांटिटी 48 थी तो अभी भी इसकी क्वांटिटी कितनी है 48 ही है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे में करना पड़ेगा आपको, इस पूरे में करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और आपको यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 का किया तो इसमें पूरे में करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 4 का करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना हो गया 28 और इसका पानी का कितना हो गया 20। ठीक है, अभी कितना है 21 और इस पानी का कितना है 27। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया था तो दूध यहाँ पर कितना निकला होगा, कितना निकला होगा
तो दूध कितना निकला होगा भाई, टोटल 9 था, 9 में से 7:5 में निकाला था, तो कितना निकला होगा भाई, देखो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी, तो 7/12 इंटू में 9, तो यहाँ से हम काट के लेके 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, तो 7 तिया 21/4 इस क्वांटिटी में दूध निकला होगा, ठीक है। और अभी देखो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि पहले यदि 28 लीटर दूध था और अभी 21 लीटर बचा है, तो यहाँ पर कितना दूध निकला है, 7 लीटर, कितना निकला है, 7 लीटर, 7 पार्ट निकला है। और जबकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नहीं निकला है, कितना निकला है, 21/4, तो यहाँ पर 7 पार्ट की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 21/4, तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21/4 इंटू में 7, 7 से काटेंगे, 7 या 21 मतलब 3/4, 3/4, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, 3/4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3/4। अभी देखो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, तो प्रारंभिक मात्रा बताइए, क्या बताइए, प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 48 थी क्वांटिटी, तो इसी में इनटू में 48, तो काटेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 12 और 12 तिया 36, तो स्टार्टिंग में इसकी जो मात्रा थी इस बीकर में तो कितनी थी, 36 लीटर। तो चैलेंजिंग सीरीज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ से तथा शेष को 40% लाभ से बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जितना क्वेश्चन देखो हमें कुछ नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन है और उसको कैसे करना है, उसमें क्या फंडा है, कोई पता नहीं है, ठीक है। आपको मैथ को इसी तरीके से सीखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको पहली लाइन पढ़नी है और पहली लाइन पढ़ने के बाद जो भी कह रहा होगा आपको बस उतना ही करना है, ठीक है। तो पहली कह रहा था 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, ठीक है, 20% लाभ से तथा शेष को 40% के लाभ से बेचा गया है। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ से बेचा गया होता तो लाभ पहले लाभ की अपेक्षा 100 रुपये कम प्राप्त होता, ठीक है, यहाँ पर रुपये लिख लेना, 100 रुपये कम प्राप्त होता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, प्रत्येक वस्तु का, ठीक है। तो यही यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं, 100 वस्तुएं हैं और हमें प्रत्येक वस्तु का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो 100 वस्तुएं हैं, 100 वस्तुओं को हमने क्या मान लिया है, लेट द 1 रुपये पर वस्तु को 1 रुपये हमने मान लिया है, ठीक है। तो 100 वस्तुएं हैं तो 100 रुपये की हो गई, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधी वस्तुओं को, आधी वस्तुओं का मतलब है कितनी, 50, ठीक है। तो शेष वस्तुएं भी जो बची होंगी वो भी कितनी होंगी, 50 होंगी। तो आधी वस्तुओं को इसने क्या किया था, 20% के लाभ पर बेचा था, ठीक है। तो देखिए आधी वस्तुओं को इसने, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आधी वस्तुओं को इसने कितने पे बेचा था, 20% के लाभ पर। तो भाई आधी वस्तुओं को 50 का हम अगर 20% निकालेंगे तो आपको पता है 1/5, 20% क्या होता है 5, और 5 से 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 20% लाभ से तो कितना रुपये हो जाता, 10 रुपये लाभ मिल जाता, ठीक है। शेष को 40% लाभ से, देखो शेष कितनी है आपकी, 50 है, तो 50 का 40% निकालेंगे, 50 का 40% कितना निकलेगा, 20, ठीक है, कितना निकलेगा, 20। तो आगे देखो 40% लाभ से बेचा गया, यदि सभी वस्तुओं को, अभी देखो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, इसने आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से बेचा तो 10 रुपये का लाभ हुआ, और शेष वस्तुओं को इसने 40% के लाभ पे बेचा है तो इसको 20 रुपये का लाभ हुआ। ये अपना कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो 10 पहली आधी वस्तुओं से और 20 बाद की आधी वस्तुओं से, मतलब कुल जो है इसको 30 रुपये का लाभ हुआ। इस प्रकार से यदि इसने बिजनेस किया है तो उसको 30 रुपये का लाभ हुआ। अब आगे क्वेश्चन कहता है यदि सभी वस्तुओं को अगर 25% के लाभ पर बेचा गया होता, मतलब ये जो 100 की 100 वस्तुएं हैं, अगर इन सभी वस्तुओं को अगर 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो भाई लाभ कितना होता, 25 रुपये होता। 100 का कितना, 25%, 25, ठीक है, 25 रुपये लाभ होता। तो यहाँ पर कहला है कि तो लाभ पहले की अपेक्षा, पहले जो लाभ हुआ है उस लाभ की
अपेक्षा 100 रुपये कम प्राप्त होता। कितना होता? 100 रुपये कम प्राप्त होता। क्या 100 रुपये कम प्राप्त हो रहा है? नहीं। कितना प्राप्त कम हो रहा है? 5। कितना कम हो रहा है? 5। क्वेश्चन ने कह रहा है 5 कम नहीं प्राप्त हो रहा। कितना हो रहा है? 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से एक पार्ट की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 20। एक पार्ट की वैल्यू आपको 20 आएगी। यहाँ पर आपको जितना भी आपसे प्रत्येक वस्तु का उसने पूछा, कितना पूछा है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक वस्तु का पूछा मतलब पर वस्तु का पूछा है, तो पर वस्तु का कितना आ जाएगा? 20 रुपये। यदि इससे 2, 4, 5, 10, 15 कितनी भी वस्तुओं का पूछता तो आप उतने की बता सकते थे। यदि 100 वस्तुओं का पूछता तो आप 100 वस्तुओं का बता देते। उसने प्रत्येक वस्तु का पूछा है तो प्रत्येक वस्तु का कितना होगा? 20 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया, काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, आप वो पढ़िए। ए किसी काम को 80 दिन में करता है। ए किसी काम को 80 दिन में करता है। वह 10 दिन काम करता है। उसके बाद बचा हुआ काम बी जो है वो 42 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में काम जो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा? यदि दोनों मिलकर, ठीक है, यदि दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर, तो इसका मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें दोनों की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमें ए जो है किसी काम को 80 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 80 दिन में करता है। अब देखिए यहाँ पर कोई और तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क हमने मान लिया 80। टोटल वर्क कितना हो गया? 80 हो गया। तो देखो ए जो है किसी काम को 80 दिन में करता है। यदि हमने टोटल 80 काम ही मान लिया, मान लो 80 चेयर, 80 कुछ भी आपको बनाना है, पेन बनाने हैं, चलो मान लेते हैं ए को 80 पेन बनाने हैं, तो 80 पेन बनाने में ए जो है कितना समय लेता है? 80 दिन। इसका मतलब है प्रत्येक दिन की इसके कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? पर पेन बनाने मतलब एक आर्टिकल यह बना सकता है, तो इसके एक कार्य करने की क्षमता प्रत्येक दिन की कितनी हो गई? 1 हो गई। अब देखिए, ए ने 10 दिन काम किया। कितने दिन किया? 10 दिन। इसका मतलब एक कार्य करने की, एक दिन के कार्य करने की क्षमता जो है वो 1 है, तो 10 दिन इसने काम किया। इसका मतलब 10 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा? 10 कर दिया होगा। कितना कर दिया होगा? 10। अब देखिए यहाँ से हम 10 को कम कर देंगे तो ये जो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा? 70 काम। कितना बचेगा? 70 काम। ये जो शेष काम 70 है, ये किसने किया है? ये जो देखिए यहाँ पर पढ़िए, उसके बाद बचा हुआ काम बी ने 42 दिन में किया। ये जो बचा हुआ मतलब कितना बचा है? 70 काम। ये 70 काम किसने किया? बी ने किया। किसने किया? बी ने किया। तो भाई बी ने, अब देखो यहाँ से हम बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता मुझे पता चल जाएगी, क्योंकि बी ने 42 दिन में यह काम समाप्त किया। इसका मतलब बी ने 42 दिन में, कितने दिन में? 42 दिन में कितना काम कर लिया? कितना काम किया? 70 काम किया। इसका मतलब इसके हमें एक दिन के कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। तो एक दिन के कार्य करने की क्षमता इसकी कितनी आएगी? 70/42। कितनी आएगी? 70/42। अब देखिए 70/42 आई है, तो 70/42 को उसको हम काट लेते हैं। 14 तिया 42, 14 पंचे 70, तो कितने आ गए? 5/3। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 5/3। ठीक है, अब देखो, अगर हमें बी से यह काम करवाना था, यदि अगर बी से ये पूरा काम करवाना था, पूरा के पूरा, अगर क्वेश्चन ये कहता कि बी से पूरा काम करवाना है, तो पूरा काम कितना था? 80। तो हम इसके कार्य करने की क्षमता रख देते। इसने कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, तो भाई एक कार्य करने की क्षमता, अब दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलेंगे तो एक कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी है? 1 है। और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5/3 है। तो ए और बी के कुल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 8/3। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8/3 करेंगे। अब देखिए कुल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 80 है। तो जितना वर्क होता है उसको अगर मिलकर काम कर रहा है या कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कर रहा है, जैसे भी पूछा जाएगा उनके कार्य करने की क्षमता है मुझे वहाँ पर रख देनी पड़ेगी। तो 8/3, ये जो 3 है वो आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 8 से हम काटेंगे 10 बार और 10 तिया 30। तो यह जो काम अगर ये दोनों आपस में मिलकर करें तो इस काम को 30 दिन में ये दोनों आपस में समाप्त कर देंगे। और अच्छे से बेहतर तरीके से यदि पूरा चैप्टर पढ़ना है और डिटेल्स में किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बिना फॉर्मूले के अगर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है,
ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे कह रहा है हमें वैसे ही वैसे करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, आपकी कंप्लीट मैथ यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार करवाई जा रही है। अभी एक और नया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, और जिसको भी अगर लेना है तो कांटेक्ट करना, कमेंट करो, हम आपका कमेंट में जवाब देंगे, और फिर आपकी जैसी भी मर्जी ये सीरीज़ तो आपकी चलती ही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो भाई जिसका जवाब आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16, देखो यहाँ पर ये लिखा है 16/2/3%, क्या लिखा है 16/2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करें। क्या करें? मूलधन ज्ञात करें तथा 5 वर्षों का साधारण ब्याज भी ज्ञात करें। तो यहाँ से आपसे दो चीज़ें हमने आपसे पूछ ली हैं कि उसका मूलधन भी बताना है और आपको उसका 5 वर्ष का साधारण ब्याज भी बताना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मूलधन आपको यदि पता चल जाएगा तो आप उसका साधारण ब्याज भी जितनी भी वर्षों का पूछा जाएगा तो वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रेट है वो 16/2/3% है, और 16/2/3% जो होती है वो 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। अभी देखो अगर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए अभी यहाँ पर जितने भी वर्ष का मूलधन जानना होता है, अगर 2 वर्ष का तो स्क्वायर, 3 वर्ष का तो क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 वर्ष तक इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि यह जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तीसरे वर्ष का है, ना कि 3 वर्षों का है। ठीक है, चाहे 3 वर्ष का होता है चाहे 30 वर्ष तीसरे वर्ष का, हमें फिर भी ये 3 वर्ष तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 छक्का 36, छक्का 216। तो यहाँ पर हमने ये मूलधन को मान लिया है, मूलधन को हमने मान लिया है कि मूलधन यदि 216 रुपये होता तो पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? भाई रेट तो आपको पता ही है 16/2/3% मतलब 1/6। तो 1/6 से पहली साल मिलता कितना मिलता? 36 रुपये। अब देखो दूसरी साल आते हैं, तो दूसरी साल जैसे ही आएंगे तो ये जो आपका मूलधन है इसका हमें कितना मिल जाएगा? 36 रुपये। और पहली साल जो आपको ब्याज मिला है उसका भी आपको 1/6 लेना पड़ेगा, उसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा? 1/6। जब हम इसका भी 1/6 लेंगे तो 36 का कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब देखिए तीसरी वर्ष आती है, और जैसे ही तीसरी वर्ष आती है तो तीसरी वर्ष भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस मूलधन, और रेट तो वही अभी सेम, रेट चेंज हुई नहीं है, तो इसका भी हमें क्या मिलेगा? यहाँ से भी 1/6, रेट वही है 1/6, 36। ठीक है, और जो हमें 2 वर्षों में जो भी हमें ब्याज मिल चुका है उन ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हम नंबर बाई नंबर सबका ब्याज ले लेते हैं। इस 36 का लेंगे 1/6 से 6 रुपये, इस वाले 36 का 1/6 से लेंगे 6 रुपये, और इस 6 का 1/6 से लेंगे तो 1 रुपये। ये आपके फर्स्ट ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज है, और ये आपके थर्ड ईयर का ब्याज है। और ये अगर पूरा पूछा जाए तो ये आपके तीनों वर्षों का ब्याज है। तो जैसे कि क्वेश्चन हमसे बोलता है हमें वही काम करना होता है। यहाँ से आप पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ख़त्म कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ पर हम ख़त्म ना कर सकें, यहीं पे सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसको ऐड करिए, 36, 6, 6, 1 कितना हो गया? 6, 12 और 13 और 49 कितना हो गया? 49। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 49 रुपये नहीं है, कितना है? 24.5 रुपये। कितना है? 24.5 रुपये। कितना? 24.5 रुपये। तो देखो इस 24 को हम देखो अभी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 24 को हम 49/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 49 से 49 कट जाएगा तो एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। और हमने मूलधन माने कितने हैं? 216 पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू 1/2, तो 216 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 216 इंटू में 1/2, इससे काटेंगे 2 एकम 2, 0 दुर्गट 16। तो यहाँ पे जो मूलधन होगा वो कितना आ जाएगा? 108 रुपये। कितना आ जाएगा? 108 रुपये। ठीक है, अब आपको मूलधन पता चल चुका है। अब आपको निकालना है 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 ईयर्स का SI निकालना है। ठीक है, आपको पता है जो SI होता है, जो पहली साल SI मिलेगा वही आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। मूलधन है 108 रुपये, तो और ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर कितनी है? 1/6। तो इससे हम काटेंगे भाई
18 छक्का 108, तो 18 बार कट जाएगा। तो देखो प्रत्येक साल आपको प्रत्येक साल कितना मिलेगा, प्रत्येक साल कितना मिलेगा एसआई 18 रुपये, ठीक है। और 5 साल में कितना मिल जाएगा, 18 पंचे 90 रुपये, कितना मिल जाएगा 18 पंचे 90 रुपये। तो 5 साल का जो एसआई होगा 5 ईयर का कितना हो जाएगा, 5 ईयर का जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा 90 रुपये। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करवाए हैं और थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी की है। यदि आपको किसी भी चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास मैथ की दी जाएगी, जिसमें आपको प्रॉपर 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैथ का स्टार्टिंग किया गया है पढ़ाने का। यहाँ पर कोई भी चैप्टर जो भी स्टार्ट किया जाता है वह चैप्टर बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बहुत ही अच्छे लेवल तक आपका ले जाया जाता है, जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो अभी तक आपने ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए तैयार रहें, बहुत ही जल्द आपके पास नए क्वेश्चन आने वाले हैं।